नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंटेलिजेंस थ्योरीज। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर की। और इस वीडियो में जो और भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, जैसे थ्रस्टन की है, स्पेयरमैन की है, उसके अलावा और भी थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड अ गोल। देयर आर मेनी व्यू रिगार्डिंग व्हाट कंस्टिट्यूट्स इंटेलिजेंस। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो वो व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता है जो अपने लक्ष्य को या अपने व्यवहार को से निर्देशित कर सकता है। मतलब उसका जो बिहेवियर होता है वो अपने गोल की तरफ अग्रसर कर सकता है, अपने गोल पर फोकस कर सकता है। जो उसका गोल होता है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, या फिर किस तरीके से किसी कार्य को करना है, कैसे लॉजिक लगाना है। तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस की एबिलिटी के थ्रू होता है। जो भी उसका गोल होता है उस पर वो फोकस कर सकता है। बुद्धि का गठन करने के बारे में कई विचार है, बहुत सारे विचार हैं जिसके द्वारा जो इंटेलिजेंस है उसका कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर उसका गठन कर सकते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड फॉर्मुलेटेड देयर ओन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जितने साइकोलॉजिस्ट थे सबने अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं थ्योरी को लेकर, या फिर अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी को लेकर। सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सम इम्पॉर्टेंट सच थ्योरीज आर एज फॉलोज। और कुछ जो महत्वपूर्ण थ्योरी हैं जो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी और थ्योरीज हैं और किस साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरी है यूनिटरी थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। दूसरी जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन, मतलब टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पेयरमैन ने दी है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक के द्वारा। और उसके बाद है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थ्रस्टन ने दी थी, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की थ्योरी जो है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनिटरी थ्योरी। यूनिटरी थ्योरी जो है उसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे सिंगल फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं या मोनार्किक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है, दिस थ्योरी से इंटेलिजेंस इज वन पावर और एनर्जी विच अफेक्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये जो थ्योरी है या ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो बुद्धि है वो एक किसी की शक्ति या ऊर्जा है। मतलब बुद्धि किसी की शक्ति या ऊर्जा है। जो व्यक्ति इसमें एक्टिविटी करता है या उसकी जो व्यक्ति की गतिविधि होती है वो इस एनर्जी के थ्रू क्या होती है, हाँ, उसको अफेक्ट करती हैं। तो जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है उसका मानना है कि इंटेलिजेंस क्या है, पावर ऑफ एनर्जी है। मतलब शक्ति या ऊर्जा है जिसके द्वारा जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं दैनिक दिनचर्या में, जो भी सोचते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सब बुद्धि की वजह से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट लाइक जॉनसन, बिनेट, टर्मन एंड स्टर्न emphasize that intelligence consists of one factor which is universal for all activities of the individual। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे जॉनसन है, बिनेट है, टर्मन है एंड स्टर्न है। जैसे इन लोगों ने बुद्धि के एक जो हम कह सकते हैं यूनिटरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी है जो व्यक्ति के सभी गतिविधियों के लिए सार्वभौमिक है। मतलब इनका ये मानना है, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे जॉनसन हो गए, बिनेट हो गए, टर्मन हो गए, स्टर्न हो गए, इन सबका ये मानना है कि बुद्धि एक ही फैक्टर है जो व्यक्ति की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए यूनिवर्सल है। मतलब जो बुद्धि जैसे पावर ऑफ एनर्जी है, तो एक ही एनर्जी है जो सब व्यक्ति की जितनी भी गतिविधि होती हैं उनको प्रभावित करती है। आगे जानेंगे। It is the general ability of the individual that enable him her to succeed in every sphere of life.
ये व्यक्ति की सामान्य क्षमता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में सक्षम बनाती है। मतलब जो ये बुद्धि है, ये क्या है? अ, एक एनर्जी है या एक जनरल एबिलिटी है, जो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको किसी भी सफलता में आगे जाने के लिए, किसी भी एरिया में सफल होने के लिए उनको इनेबल बनाती है। वो अपना लाइफ आसानी से, अगर उनकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी है, तो वो अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं या जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आसानी से फेस कर सकते हैं। और तो ये जनरल एबिलिटी हर व्यक्ति में होती है, जो एक व्यक्ति को बेहतर जीवन के लिए सक्षम बनाती है। But in our practical life, we see contrary to this. Example, a genial mathematical professor may be absent-minded or social ill adjust. लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसके विपरीत देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक जीनियल जो मैथमेटिकल प्रोफेसर होता है, वो अनुपस्थित दिमाग या सामाजिक रूप से समायोजित हो सकता है, मतलब एडजस्ट कर सकता है किसी भी अपसेट माइंड के साथ। फर्दर एनालिसिस ऑफ सोर्सेज इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी शो द डिफरेंट टेस्ट इन द battery are not highly correlated. Hence, it is said that the unifactory approach fails to explain all the mental ability of a person satisfactory. मतलब ये जो बैटरी टेस्ट है, इसके स्कोर के आगे विश्लेषण से ये पता चलता है कि बैटरी के विभिन्न जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेशन होता है, मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो यूनिफैक्टरी अप्रोच होता है, वो किसी व्यक्ति की सभी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको संतोषजनक ढंग से समझाने में विफल रहता है। चार्ल्स स्पेयरमैन डेवलप फैक्टर एनालिसिस टू फैक्टर, मतलब जो चार्ल्स स्पेयरमैन है उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी डेवलप की, जिसका नाम द्विकारक थ्योरी भी कहते हैं हिंदी में। तो इनके जो दो फैक्टर है वो एक जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर थ्योरी का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक एबिलिटी। अब जनरल इंटेलिजेंस मतलब सामान्य बुद्धि और स्पेसिफिक एबिलिटी मतलब इस विशिष्ट योग्यता। तो अगर हम इस फोटो को देखेंगे जिस पे कर्सर है, इसमें जी फैक्टर जो है एक सर्कल के अंदर है, वो सामान्य होता है, सब में वो पाया जाता है। लेकिन एस फैक्टर जो होता है वो किसी किसी में पाया जाता है। तो इसमें मैकेनिकल हो गया, स्पेशियल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, वर्बल हो गया, ये किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में अच्छा होता है। तो इस थ्योरी के बारे में हम आगे और जानेंगे कि जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए जानते हैं स्पेरमैन टू फैक्टर थ्योरी और इक्लेक्टिक थ्योरी। मतलब जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पेरमैन की, वो उसको इक्लेक्टिक थ्योरी भी कहते हैं। द इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पेरमैन 1863 to 1945, in 1904 proposed his theory of intelligence called two factor theory। मतलब जो चार्ल्स स्पेरमैन है, उन्होंने 1904 में मतलब एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1863 से 1945 तक इनका वो रहा है। इन्होंने बुद्धि के अपने सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जिसे दो कारक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी उसमें टू फैक्टर थ्योरी दी, दो कारक दिए, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आर कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर, निम्नली। इनके अनुसार जो बौद्धिक क्षमता है उसमें दो कारक शामिल होते हैं। मतलब इनका मानना है कि जो बौद्धिक क्षमता होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है मनुष्य की, उसमें दो फैक्टर शामिल होते हैं। जैसे द जनरल एबिलिटी नोन एज जी फैक्टर, मतलब जो जनरल एबिलिटी होती है, सामान्य क्षमता होती है, जिसे जी कारक के रूप में जाना जाता है। और दूसरी जो है स्पेसिफिक एबिलिटी नोन एज एस फैक्टर, मतलब विशिष्ट क्षमताओं को एस कारक के रूप में जाना जाता है। जो मनुष्य की सामान्य क्षमता होती है उसको जी कारक कहते हैं, और जो विशिष्ट क्षमता होती है यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, उसको एस कारक के रूप में जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जी एंड एस फैक्टर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जी फैक्टर,
तो इट इज़ यूनिवर्सल इन बॉर्न एबिलिटी, मतलब जो जी फैक्टर है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्मजात होती है योग्यता, ये सब में पाई जाती है। लेकिन वही अगर हम बात करें स्पेसिफिक फैक्टर, तो इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट, मतलब ये जो एस फैक्टर है ये हम लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं या एक्वायर करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे ग्रहण करते हैं। जनरल फैक्टर की अगर हम बात करें, तो इट इज जनरल मेंटल एनर्जी, मतलब ये जो मानसिक ऊर्जा है, सामान्य मानसिक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर वही हम एस फैक्टर की बात करें, तो इट वेरियस फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती हैं इंडिविजुअल की, सब में अलग अलग लोगों की क्षमताएं होती हैं। इट इज कांस्टेंट, ये जो जी फैक्टर होता है वो कांस्टेंट होता है। और द मूवमेंट ऑफ जी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये जो होता है अमाउंट ऑफ जी फैक्टर होता है वो हर मनुष्य में डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में वो डिफरेंट टाइप का होता है। इट इज यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये जो जीवन की एक्टिविटी होती है, कोई भी गतिविधि होती है, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। greater the g as greater the g in an individual, greater is his सक्सेस इन लाइफ, जितना ज्यादा जी फैक्टर अच्छा होगा व्यक्तिगत तरीके से, उतनी ही सक्सेस उस व्यक्ति की लाइफ होगी। अगर हम एस फैक्टर की बात करें, तो इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट्स ऑफ एस एबिलिटी, मतलब जो एस फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, वो हर व्यक्ति में अमाउंट, उनके अमाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी में, जैसे हम बात करें स्पेसिफिक फैक्टर की, तो किसी की सिंगिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो कोई क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, तो ये उसके जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है, एस फैक्टर जो होता है वो इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, किसी ट्रेनिंग के बाद भी एस फैक्टर हमारा इंक्रीज हो सकता है। इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, द जनरल फैक्टर इज लार्जली इनेट एंड अकाउंट्स फॉर सक्सेस इन ऑल एक्टिविटीज। अगर हम बात करें जनरल फैक्टर की, तो ये काफी हद तक जो होता है जन्मजात होता है, मतलब जैसे कहते हैं कि बच्चे जब भी जन्म लेता है तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, क्ले की तरह होता है, उसमें जन्मजात शक्तियां होती है, हम उसे बाहर निखारने का काम करते हैं। तो सामान्य फैक्टर जो होता है या जी फैक्टर जो होता है काफी हद तक जन्मजात होता है, और सभी गतिविधियों की सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। जितनी भी गतिविधि होती है लाइफ की या एक्टिविटीज होती है, उनमें सक्सेस जी कारक की वजह से हमें मिलता है। It is constant in the sense that for any individual it remains the same of all the correlated activities. ये इस अर्थ में स्थिर है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये सभी सहबंद गतिविधियों के समान रहता है। मतलब ये जो अर्थ है इसका, ये स्थिर है किसी भी व्यक्ति के लिए, या फिर अगर हम उससे कोरिलेटेड एक्टिविटी की बात करें तो उनमें भी समान रहता है। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, मतलब जो जनरल फैक्टर होता है वो हर व्यक्ति में डिफरेंट डिफरेंट होता है। सक्सेस इन एनी स्पेशलाइज्ड फील्ड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कंसर्न स्पेसिफिक फैक्टर विच इज एसेंशियली लर्न, thus no person is absolutely uniform in his mental performance। किसी भी विशेष क्षेत्र में सफलता बहुत ही चिंता विशिष्ट कारक पर निर्भर करती है, जो अनिवार्य रूप से सीखी जाती है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक प्रदर्शन में बिल्कुल समान नहीं होता है। मतलब जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है उसमें स्पेसिफिक फैक्टर की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो हम कहीं न कहीं से ट्रेनिंग लेके सीखते हैं या फिर वैसे सीखते हैं। तो वो मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र में सफलता जो बहुत ही विशिष्ट कारक पर निर्भर करती है। जैसे किसी की अगर हम देखें, बहुत लोग होते हैं जो जनरल राइटिंग लिखते हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, या फिर वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर किसी और फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, ये एस फैक्टर के द्वारा होते हैं। तो इस बात पर कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने मानसिक प्रदर्शन में बिल्कुल समान नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी जो जी फैक्टर और एस फैक्टर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
Person who are good in certain field or discipline may be poor in the other. जो व्यक्ति किसी क्षेत्र या अनुशासन में अच्छे हैं वे दूसरे में पुअर हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति है जो सर्टेन फील्ड में बहुत अच्छा है और कोई व्यक्ति है जो उसमें बहुत ज़्यादा पुअर है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है, बहुत अच्छा चीज़ों को समझा पाता है, लोगों को एग्जाम्पल अच्छे देता है, बट कोई व्यक्ति है जो नहीं दे पाता है, वो डिफरेंट फील्ड में आगे, मतलब वो लिखने में अच्छा है या उसकी कोई और एबिलिटी अच्छी है। Performance in any situation is predicated by the amount of G and S factor in different intellectual activities. किसी भी स्थिति में प्रदर्शन की भविष्यवाणी विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों में G और S कारकों की मात्रा में जी और जी और एस कारकों की मात्रा से की जाती है। मतलब जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस होती है किसी भी स्थिति में उनकी जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो आधार पर करते हैं, जी और एस फैक्टर के थ्रू आधार पर करते हैं, जो उनकी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है उसके आधार पर हम करते हैं। नेक्स्ट है आर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। और आर्किक थ्योरी जो होती है उसी को मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ऑटोमेस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी है इट वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ई एल थॉर्नडाइक। मतलब ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ई एल थॉर्नडाइक द्वारा विकसित किया गया है। थॉर्नडाइक अपोज द थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने सामान्य बुद्धि के सिद्धांत का विरोध किया है। He proposed that there are specific stimuli and specific response. इन्होंने प्रस्तावित किया कि जो स्पेसिफिक स्टिमुली होती है और उसकी अगर जितना ज्यादा स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है उतना ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। इन्होंने ये बताया अ मेंटल एक्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ दीज मिनट एलिमेंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर। एक मानसिक कार्य में इनमें से कई सूक्ष्म तत्व एक साथ काम करते हैं। जो भी हम कोई काम करते हैं उसमें हमारा जो मेंटल एक्ट इन्वॉल्व होता है उसमें कई एलिमेंट होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। इफ एनी टू टास्क आर कोरिलेटेड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज ड्यू टू द कॉमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द टू टास्क। अगर कोई दो टास्क है और एक समान है तो इसमें जो 2 डिग्री होती हैं कार्यों में शामिल समान तत्वों के कारण होती हैं। Thorndike distinguished 4 attributes of intelligence label. This refer to the difficulty of a task that can be solved if we think of all test items arranged in a sequential order of increasing difficulty. Then the height that we can ascend on this ladder of difficulty determines our labels of intelligence. ये एक कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जिसे हल किया जा सकता है यदि हम बढ़ती कठिनाई के अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित सभी परीक्षण वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। तो कठिनाई की इस पीढ़ी पर हम जिस ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं वो हमारी बुद्धि के स्तर को निर्धारित करते हैं। मतलब कोई भी डिफिकल्टी का टास्क है, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं और हम ये सोचते हैं कि यदि हमारी कठिनाई बढ़ जाए तो उसको हम किस तरीके से अनुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करके जो भी परीक्षण है उसकी वस्तु है उसके बारे में सोचते हैं। तो कठिनाई की मतलब किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है किस सिक्वेंशियल ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। अगर हम ये सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मतलब ये हमारी बुद्धि के थ्रू होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं या निगेटिव वे में सोचते हैं, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारी बुद्धि के स्तर को निर्धारित करता है। रेंज दिस रिफर टू द नंबर ऑफ द टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सॉल्व। अगर हम बात करें रेंज, ये किसी भी कठिनाई की डिग्री पर कार्यों की संख्या को संदर्भित करता है जिसे हम हल कर सकते हैं। मतलब जो थॉर्नडाइक के अनुसार जो इंटेलिजेंस लेवल है, ये रेंज जो है ये इस रिफर करता है कि कोई भी कठिनाई डिग्री मतलब कठिनाई की डिग्री हो, हम बात कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी की।
तो ये किसी भी कार्य की संख्या को संदर्भित कर सकता है। मतलब जो भी कोई भी टास्क है तो हम हल करते हैं, उस किस तरीके से हल करते हैं, ये डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पर रेफर करता है। Range is determined not only by label but also by the breadth of experience and by opportunity to learn. रेंज न केवल स्तर से बल्कि अनुभव की चौड़ाई और सीखने के अवसर से भी निर्धारित होती है। मतलब जो हमारा रेंज होता है किसी काम को करने का या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो किस आधार पर होता है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम लर्निंग करते हैं उसके द्वारा जो हमारे एक्सपीरियंस आते हैं, या जितना ज़्यादा हमें सीखने का अवसर मिलता है, ये उस पर निर्धारित होता है या निर्भर होता है कि हमें किस तरीके का कार्य मिला है, या फिर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि कोई भी टास्क हम कर रहे हैं और उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन मिलता है, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो भी हमारी इंटेलिजेंस लेवल है वो इस बात पर केवल स्तर पर आधारित होता है कि अनुभव की जो हमारी ब्रीथ है या अपॉर्चुनिटी की रेंज है वो किस तरीके से हम सीखते हैं, निर्धारित करती है हमारी आईक्यू लेवल पर। इन इंटेलिजेंस टेस्ट रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम ऑफ इक्वल डिफिकल्टी एरिया। खुफिया परीक्षणों में सीमा को समान कठिनाई क्षेत्र की वस्तु द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जो भी मतलब डिफिकल्टी एरिया होती है, या फिर हम बात करें जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के रेंज होते हैं, उनकी जो सीमा होती है समान कठिनाई क्षेत्र की वस्तुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। ये प्रत्येक स्तर पर स्थितियों की कुल संख्या को संदर्भित करता है जिसके लिए व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है। मतलब जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या करता है, रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन होता है, या हम बात करें प्रत्येक स्तर पर स्थितियों की कुल संख्या जो होती है उसको संदर्भित करता है, जिसके लिए व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है। मतलब हमें किसी ने कुछ बोला और उस बात पर हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये उस प्रतिक्रिया जो होती है हमारी इंटेलिजेंस लेवल की वजह से होती है। एरिया इज द summation of all the range at each level of intelligence proceed by an individual speed. This is the rapidly with which an individual can solve or respond to items. क्षेत्र एक व्यक्ति द्वारा संसाधित बुद्धि के प्रत्येक स्तर पर सभी श्रेणियों का योग है। गति वो तीव्रता है जिसके साथ एक व्यक्ति पहलुओं को हल या प्रतिक्रिया दे सकता है। मतलब जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, व्यक्ति द्वारा एक संसाधित बुद्धि के प्रत्येक स्तर पर सभी श्रेणियों का योग है। मतलब जो भी हमारा रेंज है, जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल होती है या इंटेलिजेंस प्रोसेस होती है इंडिविजुअल की, वो कहलाती है। और जो स्पीड होती है वो मतलब बहुत ज्यादा तीव्र होती है जिसके साथ एक व्यक्ति जो होता है वो वस्तुओं को हल या प्रतिक्रिया दे सकता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो थ्रस्टन ने दी है। थ्रस्टन एंड हिज एसोसिएटेड प्रपोज द ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थ्रस्टन और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने ये समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटेलिजेंस एक्टिविटी इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इनम्यूरेबल highly specific factor as Thorndike claimed, nor it is the expression primarily of a general factor as Spearman held. मतलब ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार बुद्धिमान गतिविधि असंख्य अत्यधिक विशिष्ट कारकों को जो भी विशिष्ट कारक होते हैं यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने दावा किया। जैसे थॉर्नडाइक ने बोला कि मतलब उन्होंने जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने स्पेसिफिक थ्योरी या स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में ज्यादा वो करा है। तो इनका जो मानना है कि जो स्पेसिफिक कारक होता है या उसमें अभिव्यक्ति नहीं होती है, जो थॉर्नडाइक हैं वो दावा करते हैं, ना ही ये मुख्य रूप से एक सामान्य कारक की अभिव्यक्ति है जैसा कि स्पेयरमैन ने आयोजित किया था। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं उनको नहीं मानते। इन्होंने दिया प्राइमरी फैक्टर जो है कॉमन ऑफ
कॉमन फॉर ऑल ऑपरेशन। मतलब जितने भी मेंटल एबिलिटी है, मानसिक कार्य होते हैं, मानसिक संक्रिया होती है, उनको करने के लिए सामान्य जो होते हैं वो प्राइमरी फैक्टर होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती है मनुष्य वो करता है। A primary factor gives psychology and functional unity which differentiates them from other mental operation and finally constitute a group। मतलब जो प्राइमरी फैक्टर है ये मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक एकता देते हैं जो उन्हें अन्य मानसिक कार्यों से अलग करता है। मतलब इनका मानना है कि जो प्राइमरी फैक्टर है ये साइकोलॉजिकल और फंक्शनल यूनिटी है जो डिफरेंशिएट क्या करते हैं, मेंटल ऑपरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। जो काम करने का तरीका है लोगों का या मानसिक कार्य हैं वो अलग अलग हैं, अंत में एक समूह का गठन करता है। मतलब मानसिक संक्रिया जो है वो अलग अलग होती है लेकिन अंत में क्या करते हैं, जो काम होता है वो एक ही तरीके से होता है। तरीके सबके अलग अलग होते हैं काम करने के, लेकिन जब रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट एक जैसा आता है। अब देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटी ईच ऑफ विच हैज इट प्राइमरी फैक्टर। मतलब इनका मानना है कि जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमताओं के जो कई समूह होते हैं जिसमें से प्रत्येक का प्राथमिक कारक होता है। जितने भी फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप मेंटल एबिलिटीज होते हैं, सबके अपने प्राइमरी फैक्टर होते हैं। तो थ्रस्टन कंक्लूड दैट हियर आर 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जिसको पीएमए भी बोलते हैं। थ्रस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ 9 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं। अब वो 9 जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं या पीएमए है वो क्या है, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। वर्बल फैक्टर यानी कि जो पहला फैक्टर है पीएमए है वो है वर्बल फैक्टर यानी कि वी रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंडिंग वर्बल रिलेशन वर्ड्स एंड आइडियाज। जो हमारे वर्ड्स एंड आइडियाज होते हैं उनको हम किस तरीके से समझते हैं, वर्बल फैक्टर के द्वारा समझते हैं। जो वर्बल रिलेशन होता है वो किस जो भी समझ होती है विचारों को समझने की या शब्दों को समझने की वो वर्बल फैक्टर में होती है और उसी के द्वारा हम किसी की बातचीत को समझते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी की शब्दों का अर्थ जान पाते हैं, ये हम वर्बल फैक्टर के थ्रू जान पाते हैं। दूसरा जो है स्पेशियल फैक्टर यानी कि एस एबिलिटी टू विजुअलाइज जियोमेट्रिक पैटर्न इन स्पेस। स्पेस में जो जियोमेट्रिक पैटर्न है उसकी कल्पना करने की क्षमता कि संसार क्यों है या फिर किस तरीके से, अगर हम ग्लोब की बात करें या फिर इस वहाँ पे जो भी स्थान है या फिर समुद्र हैं, जैसे हम ग्लोब की चीज़ों को समझ पाते हैं वो स्पेशल फैक्टर के थ्रू समझ पाते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर एन यानी क्विक इन परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, कैलकुलेशन होता है, उसमें हम क्विक परफॉर्म कर सकते हैं, चीज़ों का तुरंत हल निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथ से रिलेटेड उनको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इन डूइंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम ऑपरेशन। मतलब जो भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, अंकगणितीय समस्या होती है, संक्रियाओं को करने में बहुत ही ज़्यादा हम सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी फैक्टर यानी कि एम एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली, जल्दी याद करने की क्षमता। मतलब जैसे हम कोई चीज़ है, कोई घटना है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम अगर क्विकली याद कर सकते हैं। मतलब हमने कोई चीज़ याद देखी, फिर उसे हमने इनकोडिंग करा, फिर उसके बाद मेमोरी में स्टोर करा, तो जब भी जरूर जितने अच्छे से स्टोर होता है उतनी जल्दी रिट्राइबल हो सकता है। तो जो मेमोरी फैक्टर होता है, जो भी चीज़ें हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट देखा और वो चीज़ हमें याद हो गई, तो मेमोरी फैक्टर जो होती है वो क्विक चीज़ों को याद करने की या जो एबिलिटी होती है मेमोराइज क्विकली हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी यानी कि डब्ल्यू, एबल टू थिंक एंड यूज मोर वर्ड्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या होता है, कम से कम समय में अधिक शब्दों को सोचने और उपयोग करने में सक्षम होते हैं। वर्ड्स फ्लुएंसी मतलब कोई भी काम होता है या फिर हमें किसी से कम्युनिकेशन होता है, करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक दे दिया, हम उस पर बहुत जल्दी चीज़ों को सोच के बता सकते हैं, कम समय में शब्दों को सोच सकते हैं और उनका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आर आई।
या IR पे बोलेंगे एबिलिटी टू जनरलाइज थ्रू स्पेसिफिक एग्जांपल। ये जो विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण करने की क्षमता। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब हम किसी चीज को एग्जांपल के थ्रू चीजों को जनरलाइज करते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट होता है वो हम किसके थ्रू जनरलाइज करते हैं, हम उदाहरण देते हैं और फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो या समझते हैं, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है। दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग, मेकिंग यूज ऑफ जनरलाइज फैक्ट और रिजल्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट होते हैं उनको जनरलाइज करते हैं और उनके जो तथ्य होते हैं उनको यूज करते हैं, जो भी रिजल्ट होता है उसके लिए उनका उपयोग करते हैं। तो जनरलाइज फैक्ट को हम क्या करते हैं, रिजल्ट के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि RD। नेक्स्ट है परसेप्चुअल फैक्टर P, एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, वस्तुओं को सही ढंग से देखने की क्षमता। मतलब कोई भी चीज है उसको हम सही ढंग से देख पाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट जो है लास्ट 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि PS बोलते हैं। तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एक्यूरेटली, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सही ढंग से सही स्ट्रेटेजी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो क्षमता होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की होती है। तो ये जो है ये 9 प्राइमरी फैक्टर जो थ्रस्टन ने दिया PM में दिया है, ये 9 है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफोर्ड, यानी कि गिलफोर्ड की थ्योरी देखते हैं जिसपे जिन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कंटेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया और ऑपरेशन दिया है। अब जो कंटेंट्स है उसमें है विजुअल, ऑडिटरी, सिंबल, सिमेंटिक और बिहेवियरल। प्रोडक्ट जो है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। और ऑपरेशन जो है इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी और कॉग्निशन। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफोर्ड की थ्योरी क्या कहती है। Guilford and his associated proposed the theory of structure of intellect on their attempt for factor analysis। मतलब गिलफोर्ड और उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी या फैक्टर एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निशन। कॉग्निशन जो है दिस इन्वॉल्व इमीडिएट डिस्कवरी, डिस्कवरी, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो कॉग्निशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज होती है उसे तुरंत इमीडिएट डिस्कवरी, उसको तुरंत खोज सकते हैं, पुनः खोज सकते हैं, किसी चीज के लिए जागरूक होते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी चीजें जो शामिल होती हैं वो कॉग्निशन में होती हैं, यानी कि जो हमारी पावर होती है इमीडिएट डिस्कवरी की, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत सर्च कर सकते हैं, चीज़ों के प्रति हम जागरूक होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो ये जो क्षमता होती है वो कॉग्निशन में होती है। नेक्स्ट मेमोरी रिकॉर्डिंग, it is a fundamental operation. It refers to the retention of what is recognized for a short duration। मतलब ये जो है ये मेमोरी रिकॉर्डिंग ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। मतलब हम कह सकते हैं मौलिक ऑपरेशन है। ये एक छोटी अवधि के लिए मान्यता प्राप्त की प्रतिधारण को संदर्भित करता है। मतलब ये जो है ये रिटेंशन जो है ये छोटी अवधि के लिए होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जब हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमने देखी चीज़ और हमें वो एग्जैक्ट उसी तरीके से याद हो गई। नेक्स्ट जो है मेमोरी रिटेंशन, इट मीन्स द रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो अर्थ है लंबे समय तक मान्यता प्राप्त चीजों का प्रतिधारण। मतलब जो भी चीजें हमने याद करी या देखी उसको लंबे समय तक हम धारण कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो उसे रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इट रिफर टू द जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन from the given data where the emphasis on the conventionally accepted best outcomes। ये दिए गए आंकड़ों से जानकारी कि जो भी सृजन को संदर्भित करता है जहां पारंपरिक रूप से स्वीकृति सर्वोत्तम परिणामों पर
जोड़ दिया जाता है। मतलब जो भी डेटा होता है, जो दिया होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कन्विंसली एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसके जो रिजल्ट होते हैं उस पर जोर दिया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट इसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कर पाते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, it involve thinking in different direction, searching and seeking some different varieties and nobilities. It is closely related with creativity. It simply means thinking out of the box. इसमें क्या होता है, इसमें जो अलग अलग डायरेक्शन होती हैं उनमें सोचना, हम सोच सकते हैं, कुछ अलग किस्म की मतलब इनोवेट कर सकते हैं। नया जो भी होता है, नया खोज की तलाश करना शामिल होता है, इसमें क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा निकट उससे क्लोज होती है। इसका सीधा सा मतलब होता है, अगर हम बात करें कि हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, किसी भी क्वेश्चन को अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से जवाब दे सकते हैं, अलग कॉन्सेप्ट बता सकते हैं या नए तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या नई दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सोचना कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसके लिए किसी के लिए कैसे, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इट रिफर टू द रीचिंग ऑफ कंक्लूजन एंड डिसीजन एज द गुडनेस, करेक्टनेस, एडिक्वेसी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो सूचना की अच्छाई होती है, जो भी शुद्धता होती है या फिर एडुकेसी होती है, डिजायरेबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, निर्णय तक पहुंचने को संदर्भित करता है। मतलब जो भी चीजें होती हैं, हमें जो भी सूचना मिलती है या हम सूचना किस तरीके से, जो भी सूचना मिल रही है वो कितना करेक्ट है, कितना एडुकेट है, कितना डिजायरेबल है, ये भी हम इसमें इवेलुएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ कंटेंट। मटेरियल ऑफ कंटेंट जो है इसमें है विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट जो है इट रिफर टू द कंक्रीट मटेरियल परसीव्ड थ्रू आइडियाज एंड थॉट। जो विजुअल कंटेंट होता है इसमें जो विचारों और विचारों के माध्यम से कथित ठोस सामग्री को संदर्भित करता है। जो भी चीजें हमारे सामने होती हैं, जिसे हम विजुअलाइज करते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसके बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कोई मूवी देखी और उस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर हमारे सामने कोई एक फॉर एग्जांपल कोई टीएलएम है, मॉडल है और उसके बारे में हम डिस्क्राइब करें, दैट इज विजुअल कंटेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडिटरी कंटेंट, इट रिफर टू द मैटर ऑफ और इंफॉर्मेशन परसीव्ड थ्रू ईयर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मैटर होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किसके थ्रू परसीव करते हैं, हमारे कानों के थ्रू या मतलब ऑडिटरी सुनकर हम परसीव करते हैं किसी कथित मामले या जानकारी को, वो ऑडिटरी कंटेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो है सिंबॉलिक कंटेंट, इट रिफर टू द कंपोजिशन ऑफ लेटर, डिजिट्स और अदर कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन जनरल पैटर्न्स। अगर हम बात करें सिंबॉलिक कंटेंट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेटर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, कन्वेंशनल साइन होती हैं, सिंबल्स होते हैं, मतलब सामान्य पैटर्न में व्यवस्थित अक्षर होते हैं, अंक या अन्य पारंपरिक संकेत प्रतीकों की संरचना को संदर्भित करता है। तो ये सिंबॉलिक कंटेंट कहलाता है। नेक्स्ट है सीमेंटिक कंटेंट। सीमेंटिक कंटेंट जो होता है इट रिफर टू द क्लियर वर्बल फॉर्म ऑफ मीनिंग और आइडियाज फॉर विच नो एग्जाम्पल आर नेसेसरी। अगर हम बात करें सीमेंटिक कंटेंट की, तो इसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, वो मीनिंगफुल होती है, उसके आइडियाज जो होते हैं जो जिसमें किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सीमेंटिक कंटेंट कहलाता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल कंटेंट। इट रिफर टू द सोशल इंटेलिजेंस विच इनेबल वन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। मतलब जो बिहेवियरल कम्युनिकेशन सॉरी कंटेंट है, वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है, जिसमें हम क्या हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, या हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हमें किस तरीके से किसी से बातचीत करनी चाहिए या किसी की बात का किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये बिहेवियरल कंटेंट में होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है यूनिट दिस
इसमें यूनिट है सबसे पहले तो, दिस इज सिमिलर टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑफ फिगर्स एंड ग्राउंड रिलेटिवली सेग्रेशन आइटम। ये जो आकृति है जमीन, अगर हम बात करें गेस्टाल्ट की, तो इसमें मनोविज्ञान के समान है। इन्होंने जो फिगर और ग्राउंड किया है वो एक समान किया है। तो इसमें रिलेटिवली भी हो सकते हैं और सेग्रेटेड भी हो सकते हैं। जितने भी आइटम होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासेस की, तो क्लासेस इज रिफर टू कॉन्सेप्शन अंडरलाइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा ग्रुप्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। ये जो भी सूचना होती है, डेटा होती है, इसके अंतर्निहित सेट को को उनके सामान्य गुणों के आधार पर सामूहिकृत करने की अवधारणा को संदर्भित करता है। मतलब जो भी डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है इसमें, उसको उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं और मतलब एक गुणों के आधार पर सामूहिकृत करने की अवधारणा जो भी होती है उसको संदर्भित करता है। नेक्स्ट है रिलेशन। It refer to the connection between item of information based on variable. These connection are more meaningful and definable. मतलब ये जो वेरिएबल होता है, इसके आधार पर जो भी सूचना मिलती है उन वस्तुओं के बीच कनेक्शन को संदर्भित करता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनका कनेक्शन क्या होता है वेरिएबल के साथ, इस चीज को संदर्भित करता है। ये जो कनेक्शन होते हैं ये अधिक सार्थक और निश्चित होते हैं, मतलब मीनिंगफुल होते हैं और इनको हम डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, जो भी रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम। इट रेफर टू द एग्रीगेटेड ऑफ आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा विथ अ स्ट्रक्चर। ये एक संरचना की सूचना या डेटा के वस्तुओं को सामुच्य को संदर्भित करता है। मतलब जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, मतलब ये रिफर करता है किसी भी आइटम की इंफॉर्मेशन को, उसके डेटा को और उसके स्ट्रक्चर को रिफर करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट रिफर टू द चेंज लाइक रीडेफिनेशन, मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और इट्स फंक्शन। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजों को पुनर्भाषित कर सकते हैं, जो भी मौजूदा जानकारी होती है उसमें संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन जो होता है इट रिफर टू द एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ expectations, predictions and consequences. Thus according to Guilford there can be only 180 mental ability that come as a result of 6 process operating of any one of 5 content to produce any one of the 6 product. Thus 6 into 5 into 6 180। मतलब जो मेंटल एबिलिटी होती है ये अपेक्षाओं, भविष्यवाणियों और परिणामों के रूप में जानकारी के अन्वेषण को संदर्भित करती हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है किस तरीके से हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ये इस चीज को रिफर करती है कि उनका जो प्रिडिक्शन होगा वो किस तरीके से होगा और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो किस तरीके से होंगे इंफॉर्मेशन के। तो इस प्रकार के जो गिलफोर्ड के अनुसार केवल 180 मानसिक क्षमताएं हो सकती हैं। मतलब गिलफोर्ड के अनुसार जो मेंटल एबिलिटी होती है वो 180 होती है। जो 6 प्रोडक्ट में से किसी एक का उत्पादन करने के लिए जो 5 मटेरियल में से किसी एक पर संचालित जो 6 प्रोसेस होती है उनके परिणाम स्वरूप आती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 180 मानसिक क्षमताएं होती हैं। मतलब जो मानसिक क्षमताएं होती है वो क्या होती है, 180 मेंटल एबिलिटी होती है और दैट कम एज अ रिजल्ट ऑफ 6, इसमें 6 प्रोसेस ऑपरेटिंग होती है एनी वन ऑफ 5 कंटेंट टू प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द 6 प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो 180 मानसिक क्षमताएं गिलफोर्ड के अनुसार होती हैं। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया।